उससे फिर फर्दर मार्केट हमारी बड़ी होगी, या आप उसके अंदर लिख सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है आपके पास क्वेश्चन 6B लिखा हुआ है, जून 25 में आया था पेपर 13 में। ये एम्प्लॉई एज अ स्टेक होल्डर था। इसका क्वेश्चन की थोड़ी बहुत वर्डिंग डिफरेंट थी, बट अभी एज अ टॉपिक देख लें। स्टेक होल्डर, हमने कल 3 बातें की थी कल परसों में। ऑब्जेक्टिव्स, स्टेक होल्डर की कॉन्फ्लिक्ट्स, और स्टेक होल्डर्स की वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टॉपिक, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और आपको उसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए। और फिर अगर 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लाइक एम्प्लॉइज आर द इवेल्युएट वेदर एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, तो फिर आपने स्टेक होल्डर में एम्प्लॉय के अलावा भी किसी को बताना, शेयर होल्डर भी बता सकते हैं, सप्लायर भी बता सकते हैं, कस्टमर भी बता सकते हैं। तो ओवरऑल आपने उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देना। ये वाली सारी सीरीज क्लियर आप लोगों को, पहले वाली जो रो है, ये हमारा जून 25 पेपर 13 था। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा अ, हमारा बेसिक क्वेश्चन बनता है। रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये हमारे नोट्स में पूरा पेज पे उस पर बना हुआ आंसर लिखा हुआ है उसके ऊपर। 2 फैक्टर याद करके थे, इस वक्त आपको 4 या 5 की जरूरत नहीं है। इस वक्त लास्ट मिनट के ऊपर यू नीड 2 फैक्टर्स और उनको याद करके थे। लाइक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपमेंट कुड बी रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो सकता है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कुड बी इंक्रीज इन जीडीपी, ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड के ऊपर आप कह सकते हो कि इसमें बिजनेसेस की वजह से आउटपुट इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगी, दैट वुड रिजल्ट इन मोर सप्लाई ऑफ द गुड्स, और उससे इन्फ्लेशन भी काउंटर कर सकते हैं। उसकी वजह से ज्यादा बेहतर सप्लाई से डिमांड फुलफिल हो सकती है। यू कैन से इट लोकल डिमांड, लोकल डिमांड पूरी होगी, और लोकल डिमांड पूरी होने की वजह से ओवरऑल जो कंट्री है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि रोल ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, सिर्फ उस केस में आपने बेनिफिट किसी और को बताने, कंट्री को बेनिफिट बताने। और अगर क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है कि फायदा किसको बताना है, ऑलवेज प्रोवाइड बेनिफिट फॉर द बिजनेस, समझो ये बात याद रहेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मतलब लिखा एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ हाईली मोटिवेटेड वर्क, तो आपने बिजनेस को ही फायदा बताना, वर्कर को नहीं बताना। अगर क्वेश्चन लिखा आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ऐसा आएगा नहीं, एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ हाई मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, तो फिर वो आपसे कह रहे हैं एम्प्लॉई को उसका क्या फायदा मिलेगा, फिर पता है क्या बनेगा, अ हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉई विल बी एबल टू फोकस मोर, ये मैं बार बार ये सेम चेन बना चुका हूँ, with greater focus they will be able to produce या work more efficiently resulting in higher productivity। अच्छा, ये तो है बिजनेस को फायदा। अगर क्वेश्चन ने कहते हैं एम्प्लॉय को क्या फायदा, तो मैं कहूंगा दिस विल ओपन, या दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रमोशन फॉर द एम्प्लॉय, हो गया एम्प्लॉय को फायदा, ये है उसको फायदा। तो एक लाइन एक सेंटेंस ऐड करना है, बाकी चेन ऑफ एनालिसिस आपका सेम है। ठीक है, क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन में देखो अक्सर ऐसा होता है, आपने बहुत अच्छी बात की होती है, 3 4 आपने चीजें उस पर बनाई होती है या चेंज बनी होती है, बट आप क्वेश्चन के साथ रेलेवेंसी बिल्ड नहीं कर पा रहे होते। क्वेश्चन पूछा है टू द कंट्री बता दें, और आप लिखना शुरू कर रहे हैं कि बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा, सक्सेसफुल होगा, ऑपरेशन बढ़ाएगा, कोई फायदा नहीं। बताओ कि कंट्री को क्या फायदा होगा उससे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ऊपर आया हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप एज अ टॉपिक जो है, क्वेश्चन 5B में आया था जून 25 पेपर 11 में। ये था 12 मार्क्स का इंटरप्रेन्योर वाला क्वेश्चन। हाँ, पास पेपर नहीं ना पढ़ते हम, पास पेपर पढ़ते थे तो आसान हो जाता हमारे। जून 25 में है, इसलिए बोल रहा है ना। हाँ, 25 में एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्वेश्चन था, उसके अंदर आपने, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैसे सुन ले एंटरप्रेन्योर होता क्या। एंटरप्रेन्योर जो है पर्सन इज अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर, हु बिहेव्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आई और ई का फर्क याद रखें बस। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है विद एन ई, वो होता है जी अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस, तो आप उसके ऊपर चले जाओगे। और अगर तो क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा हुआ है कि आपने क्वालिटीज बतानी है, तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि बेटा अगर तो एंटरप्रेन्योर बिहेव कर रहा है एंटरप्रेन्योर की तरह, अगर बिहेव ही वैसा कर रहा है, तो क्वालिटीज भी तो वैसे ही शो करेगा ना। ये पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल हमने काम नहीं करना कि पता नहीं इसके अंदर क्या लिखना पड़ता है, कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर। अगर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछ रहा है, फिर भी सेम आंसर बनाओ, मोर इनोवेटिव, मोर क्रिएटिव, रिस्क टेकर। रिस्क टेकर का थोड़ा स्कोप कम हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो क्वालिटीज पर रहेगी। गुड लीडरशिप क्वालिटीज, गुड कम्युनिकेटर, या आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सोल ट्रेडर बिजनेस मॉडल और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कि आप बिजनेस या मॉडल को कैसे देखते हो कि अगर एक बंदा संभाल रहा है तो सोल ट्रेडर है।
एंटरप्रेन्योर जो है सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करने वाला, प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करने वाला, पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करने वाला हर ऑनर जो है वो एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर ऑनर की कैटेगरी में रखो, और सोल ट्रेडर पार्टनरशिप वगैरह बिजनेस की टाइप की कैटेगरी में रखो। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। सोल ट्रेडर की आप कह सकते हो पर्सन हु अलोन टेक्स अ रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अप, या उसमें बल्कि आता है पर्सन हु अलोन मैनेजेस द बिजनेस एंड टेक्स ऑल प्रॉफिट्स। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने भी देख लो, साथ ही क्लियर कर लो। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल एंश्योर। बेटा क्वेश्चन सबसे पहले ना एक क्वेश्चन अच्छा कर लो, एक अच्छा सीख लो कि आपने क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना होता है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आसान है। नंबर वन, आप पेपर में बैठ के इसको अंडरलाइन कर रहे होंगे कि मैंने जी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करनी है, सो यू शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर बट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमेशा वी हैव टू कंपेयर इट विद समथिंग एल्स। एंटरप्रेन्योर के अलावा और क्या हो सकता है जो बिजनेस का सक्सेस इंश्योर करे, कुछ और बता दें। मिनिमम दो, मैक्सिमम दो फैक्टर्स इस वक्त ठीक है, और मिनिमम एक फैक्टर। अच्छा, बहुत दूसरा कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ। उसके बाद दैट विल इंश्योर द सक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर एंटरटेनमेंट बिजनेस। अब सिंस इट्स अ 12 मार्क क्वेश्चन और एंटरटेनमेंट की बात आ गई है, तो एप्लीकेशन के मार्क्स अब फ्री नहीं मिलते। एप्लीकेशन के मार्क्स अब इस एंटरटेनमेंट की बात करने पे तो सिंपल हो गया। उसके आपसे कहे कि एंटरटेनमेंट बिजनेस है और उसका सक्सेस इंश्योर करने के लिए क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हम पहले यस करेंगे, यस इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि इज अ entrepreneur is a part of the business, they are employees of the business, they know ground realities। अच्छा, एक टर्म है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर एग्जैक्ट चल रहा है ना प्रोडक्शन प्लांट के अंदर, और बेस और रूट्स उनको सारी चीजें पता है, वो उनको पता होती है। ये वर्ड लिख लो, ग्राउंड रियलिटी लिख लो। दे नो ग्राउंड रियलिटी, या दे आर मोर अवेयर अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ द बिजनेस, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा जैनब, इसमें होता क्या है कि जो ऑनर्स है ना, ऑनर वाली साइड के ऊपर अगर हम जाएंगे तो दे माइट नॉट बी एबल टू नो ग्राउंड रियलिटीज। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई को जैसा पता होगा वैसा ऑनर को नहीं पता। एम्प्लॉई फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड वर्कर भी है ना, और वो ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। तो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का सक्सेस ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर को ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है। एंटरप्रेन्योर knows more about the field work और more aware about the issues in the business। उसकी वजह से बेहतर डिसीजन मेकिंग करेगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ लिखा टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। प्रोएक्टिव स्टेप का मतलब होता है कि आप बिफोर हैंड कोई अच्छा मेजर लो, अच्छा एक्शन लो, जिसकी वजह से आपको आगे फायदा मिले। रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव का ऑपोजिट प्रोएक्टिव है। बेसिकली अगर रिएक्टिव का मतलब है कुछ हुआ ना जब, तो मैंने कोई एक्शन लेना है। प्रोएक्टिव का मतलब है कुछ होने से पहले ही मैंने ठीक करना है, ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। सो एंटरप्रेन्योर आर शुड बी मोर प्रोएक्टिव। फिर आप क्या कह सकते हो, इधर चलो जरा, ये काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है, ये लाजमी एक दफा रीड करके जरूर जाना। और बच्चों रीड करते हुए ना अपने लास्ट डे के ऊपर यू डोंट नीड टू वरी कि यार पांच छह पॉइंट्स हैं, फिर 6 पॉइंट्स है, 12 18 पॉइंट्स पढ़ो, नहीं पढ़ने आपने 12 पॉइंट्स। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन में से कोई 2 पॉइंट पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए टॉपिक का, बस बाकी इग्नोर कर दें, छोड़ दें, देनी नहीं बचे पीछे। एनालिसिस पे जाएं, एनालिसिस में से सबसे लेंथी वाले पहले चूज कर लें, कोई से दो पढ़ लें। मतलब अगर मैं बैठा हूँ आपकी आपकी जगह तैयारी में, तो आई वुड बी रीडिंग दीज पैराग्राफ्स, और एक मैं कोई और फैक्टर मिला या एग्जाम्पल पढ़ लूंगा सर, ठीक है। तो लंबी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है लास्ट डे के ऊपर, आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी की जरूरत है फिलहाल। अब इसमें देखो, मार्किंग स्कीम बोली, हम गए जी एंटरप्रेन्योर कैन लीड to reinvent business. Any delay in such reinvention can increase the risk of the business. Entrepreneur can drive this reinvention. Example, change a letter delivery business to a parcel delivery business। अच्छा, इस एग्जाम्पल की ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट बिजनेस लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद इधर देखो लिखा हुआ है, कैन जनरेट न्यू आइडियाज, आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज, डिटेक्ट सक्सेस थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। सक्सेस थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है जो आपकी बिजनेस की अचीवमेंट को, सक्सेस को हर्ट कर रही है, वो सक्सेस थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा दे कैन क्रिटिकली इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग। अच्छा, इसमें ना उन्होंने वर्ड इस मार्किंग सी में थोड़े मुश्किल लिखे हुए हैं, या आप आसान भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना, मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग साउंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप इसे सिंपल कह लें कि दे कैन मेक बेटर यूज ऑफ, इफेक्टिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये रिसोर्सेज है सारे, ठीक है। फिर आप चले जाएंगे जी, इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है हमारे पास जिसको हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं।
जैसे कि लेट्स से आप मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर सकते हैं कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपके पास कम्युनिकेशन जजमेंट्स हैं। जैसे देखो एक चीज यहाँ समझाता हूँ आपको, इधर लिखा हुआ है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप is critical if computer entertainment businesses are to remain agile and customer driven। देखो वो ये बात कर रहे हैं वैल्यूएशन में, अगर तो इस एंटरटेनमेंट बिजनेस को आपने कस्टमर सेंट्रिक रखा, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब है कस्टमर के मुताबिक चलो, उनकी डिमांड के मुताबिक चलो, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बार बार इनोवेट कर रहा होगा, बार बार क्रिएटिव आइडियाज दे रहा होगा, उसकी वजह से आपका आपकी जो प्रोडक्ट है which could be like कोई भी एंटरटेनमेंट बिजनेस में कंप्यूटर एंटरटेनमेंट है लेट्स से, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके इफ एंटरप्रेन्योर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और अगर वो एक्टिव उसमें रोल प्ले कर रहा है तो। ये क्लियर है जैनब, हमजा? जैनब कोई क्वेश्चन है? ठीक है। अच्छा ये देखो आ गया हमारे पास एंटरप्रेन्योर। उसके बाद जी इंटरनेशनल मार्केट से क्वेश्चन आया था, जो कि अगेन मैं इस वक्त क्वेश्चन पेपर नहीं खोल रहा, सिर्फ मार्किंग सीन का देख लेते हैं। और बच्चों आपने भी यही करना है, घर जाएंगे 23 24 25 की मार्किंग सीन खोल के रख और उनको पढ़ना स्टार्ट कर। अच्छा इधर हमारे पास है ये क्वेश्चन, सम सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आया नहीं है पास पेपर में, ये 25 के अंदर आ गया था। एनालाइज टू वेज इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट डिफरेंट challenges to a business than national market। अच्छा एक तो हमारे पास इतनी चॉइस जरूर थी, जब समवन फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट कि मुझसे हो नहीं सकता, तो बच्चों ये चॉइस का क्वेश्चन है ना, छोड़ दें चॉइस, बेहतर ये होता। लेकिन यहीं पे मैं आप सबको एक और चीज बता दूं, बच्चों जब चॉइस करनी होती है ना पेपर में, तो पेपर में बहुत ज्यादा अपने आप को कंपोज रखते हुए और कामनेस के साथ आपने सबसे पहले एक रफ एस्टिमेट निकालना, दोनों क्वेश्चंस का। एस्टिमेट कैसे निकालना है? लाइक जब आप पेपर में जाओगे और क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपने ये नहीं करना कि अच्छा मैंने पेपर पढ़ा और क्वेश्चन लिखा आ गया जी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स का हमने कोई बात बतानी है। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट का अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम का उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देखना चाहिए, बी पार्ट भी देखना है, और 12 मार्क्स को और 8 मार्क्स को टोटल करके आपने फाइंड आउट करना है या जज करना है कि मेरे मार्क्स ज्यादा कहाँ पे आ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 1 और 15 मिनट्स का टाइम है और आप बैठ के ना कैलकुलेशन शुरू कर दो लंबी चौड़ी और आउटलाइन बनाओ, कुछ नहीं ऐसा करना। विद इन 35 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स, आधे मिनट के अंदर आपने एक, देखो अगर यहाँ लेट से हम अभी करते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा जी, एनालाइज, अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, लेट से पार्ट बी सॉल्व नहीं किया। एनालाइज टू वेज बिजनेस एंटरप्राइज कैन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मैंने सोचा यार डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में ना मैं इसमें लिख सकता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि इसकी वजह से लोकल डिमांड्स पूरी हो। और लेट से मैंने पेपर में कहा जी मैं इसमें 6 मार्क्स ले सकता हूँ, मैं मिनिमम 6 मार्क्स ले सकता हूँ मैं, और बहुत अच्छा करूँ तो मैं 8 पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं अगले पार्ट पे गया। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही अंडरलाइन करके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इंश्योर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो मुझे फौरन से क्लिक करना चाहिए कि यार सक्सेस ऑफ द बिजनेस के ऊपर तो मैं पास पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मार्केटिंग के साथ भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन उसके साथ जो हमारा है सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ भी आया हुआ है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ आया हुआ है, ये क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के साथ भी आया हुआ है और दोबारा से आ गया। तो मतलब मेरे पास 40% कॉन्टेंट तो होगा ना, 40 50%। तो मैंने कहा जी लेट से 12 में से मैं बहुत बुरा भी करूँ ना तो मैं 8 मार्क्स तो फिर भी दे दूंगा। अब क्या बना जनाब इसमें, 8 और 6 हमारे बन गए 14 मार्क्स। तो मैंने कहा जी मेरे 20 में से लेट से 14 मार्क्स आ रहे। अब चले जाए अगले क्वेश्चन पे, इधर हम देखते हैं एनालाइज टू वेज इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट डिफरेंट चैलेंजेस टू अ बिजनेस देन नेशनल मार्केट। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार दोनों में फर्क है। पहले मैं कहूंगा अच्छा इंटरनेशनल का वर्ड है, इसका मतलब कि दूसरी कंट्री में भी बेचना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल मार्केट का वर्ड है तो मतलब सिर्फ अपनी कंट्री में बेच लो, और चैलेंजेस लिखा हुआ है तो बाहर वाली कंट्री में सेल करने से, हमारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है एंटरिंग मार्केट्स अब्रॉड, और इंटरनेशनल मार्केट है उधर सेल करने से चैलेंजेस कौन से डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ कि यार शायद बिजनेस को कस्टमर के ट्रेंड्स का नहीं पता, पहला चैलेंज। या फिर बिजनेस को वहां पे एक्सपैंड करते हुए प्रॉपर ब्रांड इमेज नहीं है बिजनेस के पास, या फिर कस्टमर की बेस नहीं है, चैलेंज आता है। चलिए मैंने कहा जी इसके अंदर मेरे मार्क्स आ सकते हैं, अगेन मैं कहता हूँ 5 6 में आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। चले आगे, आपने देखा इवेलुएट वेदर कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग इज सूटेबल फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस। अब इधर आके लेट से आप स्टक हो गए और आपने कहा नहीं मुझे ये क्वेश्चन ठीक शायद नहीं आता, और इसको आप रैंक करने के मैं इसमें मैक्सिमम 4 ही 5 मार्क्स ले सकता हूँ। ये आपका सेट बन गया कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। तो बेटा अब ये 1 मिनट हुआ भी, आपको पता है मैंने बोला फास्ट है, बट अभी स्टिल 1 ही मिनट हुआ है। यही काम आप पेपर में कर रहे होते हैं। तो 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स में जो मेरा चॉइस है, इधर मेरे 14 मार्क्स बन रहे हैं ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे मेरे 10 मार्क्स बन रहे हैं टोटल मिला के, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। अगर ये केस डिफरेंट होता
और इधर लेट से सीआरएम की जगह कोई इजी क्वेश्चन होता और फिर मेरा इधर 5 होता और नीचे लेट से मैं इसको रैंक कर देता 10 या 11 कर देता, तो फिर मेरे इधर मार्क्स ज्यादा बन रहे, 15 बन रहे होते या 16 बन रहे होते, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता। लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है, सिंपली चॉइस से पहले नंबर को टोटल कर एस्टिमेट निकाल। जनाब ठीक है यहाँ तक? और देख, जंप नहीं करना कि अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, एक पार्ट ओवर एक्साइटेड होकर लिखना शुरू कर दो और पता चला बी पार्ट आपको नहीं आता, सीआरएम आपको लेट से नहीं आता, तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर ऊपर वाले पर है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स के साथ देखिए। अच्छा उसके बाद वापस चलते हैं जरा। अगर दोनों सेम आते हैं फिर हमजा वही एस्टिमेट में कहीं ना कहीं कोई रेंज तो बनेगी ना, एक नंबर भी जहाँ ज्यादा आ रहा है वो कर, जहाँ P1 में एक नंबर भी ज्यादा बन रहा है चॉइस में वो कर, क्योंकि आपका एक नंबर एक ग्रेड पे जा सकता है। P1 का थ्रेशोल्ड पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो दो दो नंबर से एक एक ग्रेड नीचे आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक एक मार्क जरूरी है। अच्छा उधर इसके बाद देखिए, ये नेशनल इंटरनेशनल मार्केट वैसे मैंने आपको बोल दिया है कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस में कुछ लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे है, ये देखो। पहली बात उसने कहा है जी, बिजनेस एंट्रेंस को लैंग्वेज का मसला आ सकता है। नई मार्केट में जा रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में, यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, और अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम है। करेंसी का एक्सचेंज रेट के साथ लिंक बना सकते हैं। हाँ, करेंसी का ना फ्लक्चुएशन एंड एक्सचेंज रेट के साथ लिंक बना सकते हैं बिजनेस। अच्छा उसमें ना ये नहीं करना कि एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन इधर चैलेंज, ये चैलेंज नहीं है, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को मैनेज करना इधर चैलेंज, ये प्रॉब्लम है वहाँ। ठीक है, तो आपने चैलेंज देखो, चैलेंज का मतलब मुश्किल काम पे है। और इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है, आपने जैसे कहा ना लैंग्वेज इज एन इशू, तो बेटा लैंग्वेज को मसला बना के दिखाओ। लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लिखना इशू हो, आप उसमें गए डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से business may not be able to communicate well with its with the employees or even with the customer or even with the employees, ये आप लिख दोगे। और फिर आप उसमें कह देंगे दिस विल हर्ट कम्युनिकेशन और मेक कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। अगर कस्टमर, ये एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, अगर कस्टमर की बात कर रहे हैं फिर आप उसके अंदर लिखना चाहिए आपको, बिजनेस में नॉट बी एबल टू present itself well in the eyes of customer, may not be able to portray its image well in the eyes of customer due to language barrier। इसको लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब आप उनके साथ ना रिलेट नहीं कर पाते, पता नहीं चल पा रहा कि बिजनेस क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो कस्टमर को नहीं पता चलता। तो लैंग्वेज के इशू में ब्रॉड 3 परस्पेक्टिव ऐसे आते हैं, एक आता है इन्वेस्टर के साथ, एक आता है कस्टमर एम्प्लॉय के साथ, और एक आता है कस्टमर के साथ। देखो आप अगर किसी जगह पे मूव कर रहे हैं तो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल कि आप सारी फोर्स अपनी थोड़ी लेकर जा रहे हैं, वर्क फोर्स वहां से आपने हायरिंग करनी है, सप्लायर के साथ जा सकता है। अच्छा उसके बाद आगे सबसे आसान पॉइंट लिखा हुआ है, कल्चर इशू आ सकता है, डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं। बच्चों एक काम कर लेना आपने, जब कल्चर्स की बात करनी है ना, आपने इसके साथ लिंक बना देना है विद द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के साथ बात करते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग के साथ बात करते हैं, और टेस्ट का वर्ड पेपर में अलाउड है। टेस्ट खाली खाने की चीजों के लिए नहीं होता, ड्रेसिंग के अंदर भी टेस्ट होता है, वो वर्ड हमारा लिखा जाता है, बहुत सारी मार्केटिंग स्कीम के अंदर है। दे मे हैव डिफरेंट टेस्ट, so business may not be able to accommodate all the trends well in its product range or product line, so this could hurt the sales of the business or may not be able to have a good start in the international market। इस तरह से आप बात करते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल मेरा ख्याल है ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे काफी है। अच्छा इस वाले में सीआरएम का एक क्वेश्चन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। इसको एक दफा जरूर देख लें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना एक चैलेंज आपके पास जरूर है कि सीआरएम इतना ज्यादा पेपर में आया नहीं। एक ही दफा अभी देखो, ये आपके पास लिस्ट है ना, जो वैसे भी रिकॉर्डिंग वाले देखेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, इसमें से आपको लिस्ट में से एक आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। अभी आपको दिखाऊंगा भी चीज। अच्छा इधर है आपके पास, ये देखो सीआरएम आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन गौर से पढ़ो। बेटा क्वेश्चन है फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। अब अगर एप्लीकेशन के मार्क्स चाहिए, यू नीड टू रेफर टू स्मॉल बिजनेस, वरना मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। इधर देखो सीआरएम की पहले डेफिनेशन क्या है, इज अ इज फॉर्मिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर रादर देन जस्ट विद इमीडिएट सेल्स। ये पहले डेफिनेशन याद कर। इधर आगे ना 12 मार्क्स, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए डिफाइन सीआरएम या एक्सप्लेन वन फीचर ऑफ सीआरएम, ऐसा भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 5 मार्क आपको पता है। अच्छा बच्चों 5 मार्क की ना बड़ी सिंपल लॉजिक है, सिंपल साइंस है। जितने आपके 8 मार्क्स हैं वो सारे 5 मार्क्स में कन्वर्टेबल है, जितने आपके पेपर सिलेबस में पास पेपर में 5 मार्क्स हैं वो सारे 8 मार्क्स में कन्वर्टेबल है होते हैं। तो आप क्या करें, आप 8 मार्क्स जाते, उसमें होता है कि आप 8 मार्क्स में 2 पैराग्राफ करते हैं, 5 में उसमें से एक पैराग्राफ, बस खत्म, सारी बात हुई है। उसको एक्सप्लेन ज्यादा कर रहे हैं थोड़ा सा, तो 8 मार्क्स करने से 5 मार्क आपके हो जाते हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है, वो आपको ये बता रही है कि बिजनेस ने
लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रेफर करना है और शॉर्ट टर्म इमीडिएट सेल्स को प्रेफर नहीं करना। जैसे आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आप इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं और इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं चले साइकोलॉजिकल मार्केटिंग कर देते हैं या फॉल्स मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे आपको फौरन से सेल्स मिल जाती है। लेकिन बच्चों सेल तो मिल जाएगी, कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपके जो क्लेम्स थे वो प्रूव नहीं हो सके, क्वालिटी मैच नहीं हो सकी कस्टमर के साथ, मतलब उसको हाई नहीं लगी है, उसकी वजह से आगे सेल्स नहीं है। सो दैट इज अगेंस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में आप कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बिल्ड करते हैं और फिर आपको लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ अटैच होता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर के साथ गुड इंटरेक्शन, कस्टमर का फीडबैक, आपके उनकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का वर्ड मैंने बोला, ये लफ्ज याद रखना है, ये अक्सर आप एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। आप जो कर रहे हैं, डू इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ये है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, अच्छा ये मिलेगी, मतलब ये आप कर रहे होंगे। उसके अलावा कस्टमर रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा होगा, ये छोटी छोटी बातें सीख लो, कुछ टर्म्स हैं। कस्टमर रिटेंशन रेट, कस्टमर रिटेंशन रेट विल बी हाई, विल बी मोर। और कस्टमर रिटेंशन रेट होता है ना कि आपके पास कस्टमर रुकता है ज्यादा देर, ठीक है। अच्छा जैसे, अच्छा इसकी आपका, बल्कि आप क्योंकि इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे, आप इसको इस सिस्टम को, DFP को ऐसा बिजनेस देखें, और आप स्टूडेंट्स को एज अ कस्टमर और क्लाइंट देखें, और उसके साथ फिर आप रिलेट करना स्टार्ट करते हैं कि मतलब प्रॉपर, हम जैसे हमजा है शायद O3 से या O2 के टाइम से हमजा चल रहा है ना, और हमजा इज नाउ सिटिंग इन AS और उसके साथ A2 में बैठा हुआ है। तो O2 से A2 तक तकरीबन O2 O3 AS A2 4-5 साल लगते हैं। इतने साल तक हमजा स्टेज है, क्यों? क्योंकि शायद बिजनेस के साथ, नेम के साथ, सिस्टम के साथ, एम्प्लॉइज के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन था, इतना अच्छा बॉन्ड था कि ही स्टेज हियर फॉर लाइक 5 इयर्स। तो इसके अलावा जो प्रियो से चलते आ रहे हैं बच्चे, A2 तक बैठे हैं, तो 6-7 साल तक बैठे हैं। और मैं इस वक्त आपके सामने हूं, तो मेरा शायद कोई 2017 सब तक काउंट कर ले कितने साल होंगे सिस्टम के साथ। तो वो CRM, जिस बिजनेस ने CRM पे काम किया होता है, उसको रिजल्ट इस फॉर्म में नजर आता है। क्वालिटी मेंटेन्ड हो, कस्टमर के मुताबिक चीज हो, कस्टमर के मुताबिक ऐसे हो कि अगर कुछ लोगों का मंडे को एग्जाम है और डे ऑफ है, तो फिर आप उनके मुताबिक सोच के आप उनको बुला लें और अपने टीचर को भी बुला लें और उसको बाउंड कर दें कि आपने पढ़ाना है, एक्स्ट्रा डिलीवर करें। मुझे समझ आई है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ CRM, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर और विद द क्लाइंट। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी, आप लोगों के मुताबिक कि आप ऐसा भी सोच रहे हैं, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिकली सोचें थोड़ा सा। अच्छा उसके साथ आप कहेंगे जी कि सेटिस्फेक्शन आएगी, समझ आएगी कि नहीं? थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन होगी ना कि यार एटलीस्ट हमें 2 दिन अकेला नहीं छोड़ा गया। या अच्छा ये इस वक्त ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये क्यों पता है क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? कि अगर यहाँ पे कुछ बात रह गई ना, या मैं तेज बोल रहा हूँ, तो फिर आप ये आपको मैं रिकॉर्डिंग दी संडे को बैठ के दोबारा से, तो मैंने तो आपका अगले दिन भी हमने आपका सुना कि अगले दिन क्या कर रहे हो, इसलिए आपने उस तरह से सोचना होता है। अच्छा इधर आ जाओ, आगे देखो, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कस्टमर्स डेटा एंड फीडबैक, ये मैंने आपको बोला है। CRM डेटा और फीडबैक आपको चाहिए होता है कस्टमर से, क्लाइंट से, कि वो क्या चाहता है, और फिर आप उसको अकोमोडेट करें। अच्छा फिर आगे लिखा हुआ है जी, ये देखो, उन्होंने लिखा हुआ है कि CRM जो है सीज दिस डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एज टू रेस्ट्रिक्टिव, अफेक्टिंग मार्केटिंग नीड्स टू बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। वो कहते हैं कि मार्केटिंग ना जो पास्ट में चलती थी ना कि आप प्रोडक्ट बनाओ, मार्केटिंग करो, सेल करो, तो CRM इसको यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, पाबंद नहीं करता कि बस यही 3 काम करने हैं। CRM कहता है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करो विद द कम्युनिटी, विद द कस्टमर, विद द क्लाइंट। और इन्वेस्टमेंट जो है CRM में वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा खैर यहाँ पे वर्ड एक ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का लिखा हुआ है या लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द बिजनेस लिखा हुआ है कि इफ यू आर डूइंग मार्केटिंग और गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, आपको रॉयल्टी मिल रही है, आपको कस्टमर बेस मिल रही है, कस्टमर रिटेंशन रेट मिल रहा है। उसके अलावा आप कह सकते हैं जी कि इसके अंदर रिलेशनल सॉफ्टवेयर डेटाबेस बन सकता है। अगर एनालिसिस करना चाहो इवैल्यूएशन, तो आप इसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल के साथ भी लिंक कर सकते हो, जो उसमें डेटाबेस वाली बात है, वो भी उसमें भी आप बेनिफिट बना सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि CRM जो है स्मॉल बिजनेस के अंदर कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेहतर कर सकता है, कस्टमर के एक्सपीरियंस आपको पता पता भी होगा, और पर्सनल केयर प्रोग्राम भी रन किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलती है। ठीक हो गया, ये CRM है। CRM में कोई क्वेश्चन है तो क्या याद रखना है, सुनो मिक्स नहीं करते। एक आप याद रखेंगे मोर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, उसके साथ लिंक कर दें लॉयल्टी, ठीक है। एक आप CRM का पॉइंट याद रखेंगे कि बिजनेस फोकस इज मोर ऑन डेटाबेस, ऑन कलेक्टिंग फीडबैक ऑफ द कस्टमर, ठीक है।
उसको आप लोग लिंक करते हैं इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट के साथ, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ उसको लिंक करते हैं। तो फिलहाल गो विद 2 पॉइंट्स। फिर आगे चल। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5A। 5A वाला क्वेश्चन कहता है कि आपने डिसएडवांटेज बताने ऑटोक्रेटिक है। मैं इसको स्किप करूंगा, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत लंबी बात करनी, सिवाय इसके कि इट कैन डीमोटिवेट एम्प्लॉइज या हर्ट देयर मोटिवेशन। नंबर 2 आप कह सकते हैं लेस न्यू आइडियाज और लेस इनोवेशन, क्योंकि आपने कंट्रोल अपने हाथ में रखी है, एम्प्लॉय को आपने मौका नहीं दिया तो आपके पास इनोवेशन ही नहीं है। हो गया, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। अच्छा, फिर आ गया जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पेपर बल्कि मैं यहाँ पे कोई तो बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर का जो क्वेश्चन आया था ना पेपर में, ये एक सम सॉर्ट ऑफ जनरल क्वेश्चन था, एंड इफ आई वर एट योर प्लेस तो मैं शायद यही यही क्वेश्चन करता। बताता हूँ क्यों। देखो यार, एक क्वेश्चन है 8 मार्क्स का ऑटोक्रेटिक के डिसएडवांटेज, तो मेरे एस्टिमेट में ना, मतलब नॉर्मल बच्चा कहेगा मुझे तो 8 पीस में लेनी चाहिए हर सूरत, या मिनिमम 7 मेरे आने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, इसमें ना कोई एज सच लेंथी कॉन्सेप्ट टच नहीं हो रहा, ये आपकी कॉमन सेंस के साथ बहुत अच्छा अलाइन होता है। कैसे? वो कहता है जी कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर्स टू बिजनेस परफॉर्मेंस इन अ हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल से याद करें, थोड़ा सा ना लिंक बनाया करें। आपने एक टेलर की थ्योरी पढ़ी हुई है, हॉस्पिटल के साथ क्वेश्चन आया हुआ था। आपने मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन अ हॉस्पिटल कैसे इंप्रूव करता है उसका क्वेश्चन आया हुआ था, वो हम पढ़ चुके हैं। तो थोड़े बहुत सिनेरियो रिलेट किया करें। आगे लिखा हुआ है जी इज लेस इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ मेडिकल एम्प्लॉइज। तो पता है क्या चल रहा है क्वेश्चन? हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है अगर आपके कंटेंट का वो माइंड मैप अच्छा नहीं है तो। आपने ये कहना है मैनेजर वर्सेस मेडिकल एम्प्लॉइज, ये मेरे क्वेश्चन की पूरी सेंस बनती है। तो मैंने पता है क्या बताना है अब मुझे बताना है जी एक मैनेजर किस तरह से बिजनेस के हॉस्पिटल के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने बताना है कि एक मेडिकल एम्प्लॉय किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर मैंने बताना है कि इन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन लेस इंपॉर्टेंट कैसे कैसे हो सकती है। बताना दोनों का है, जजमेंट आपकी फाइनल है। तो आप नीड टू डिसाइड कि आपकी नजर में ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है मेडिकल एम्प्लॉयज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप सिनेरियो क्रिएट करें। अच्छा, एक ना सिनेरियो का तरीका बताता हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट करके सारी बात उसके ऊपर करें। और मैंने आपको कल सिखाया था, एक रूल सिखाया था बिजनेस का, एक शॉर्टकट है, तो यू कैन यूज इफ रूल। इसको मैं रूल कहता हूँ। इफ रूल का मतलब है कि आप खुद से P1 में सिनेरियो बना दो, लाइक इफ देयर, बल्कि इफ नहीं, ये तो मस्ट वाली बात है कि देयर मे बी मोर इमरजेंसी सिनेरियोज इन अ हॉस्पिटल, so medical employees need to be more active. They are contributing greatly towards the services because managers might not be able to deal with the ground issues with the field work, so medical employees are contributing more. मैंने पूरा थोड़ा शॉर्ट करके बोला, अपने एक्सपेंड किया क्या हुआ? हाँ, तो आप देखिए ना, देर देर मस्ट बी अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ इमरजेंसी ना अपना हॉस्पिटल, तो आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर। देखो, मैंने एक सिनेरियो इमरजेंसी क्रिएट कर, सारी बात उसके ऊपर करते हैं। उसके अलावा आप कहना चाहते हैं आप कहें कि पेशेंट के साथ डायरेक्टली कौन डील कर रहा है, हर हर फील्ड के अंदर हर डिपार्टमेंट मेडिकल एम्प्लॉइज डील कर रहे हैं, और मेडिकल एम्प्लॉइज आर मोर क्लोजली लिंक टू द कस्टमर्स, पेशेंट्स कहेंगे, ठीक है। दे आर मोर क्लोजली लिंक, they are delivering quality or not, it entirely depends on their contributions। और क्योंकि ये एम्प्लॉय पेशेंट के सामने है, तो दे आर द फेस ऑफ द हॉस्पिटल, ये सामने ना सब कुछ, मतलब इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, तो इस सिस्टम का फेस लेट से बिजनेस के लिए मैं हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है जो बिजनेस का फेस बन के सामने है। तो मैनेजर का कंट्रीब्यूशन शायद इस केस में बहुत ज्यादा नजर नहीं है, लेकिन इस केस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। मुझे बताइए मेडिकल एम्प्लॉयज की टाइमिंग कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। मेडिकल एम्प्लॉयज की ड्यूटीज कौन कौन प्लेस कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। और पूरे हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स को, हॉस्पिटल की रूटीन वर्क को कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम उस ब्रॉडर व्यू से देखें तो हम कह सकते हैं यस, मैनेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट, एंड manager could be one of the most important contributors in a hospital because without their efforts, without proper planning, अच्छा फिर ना वो रोल ऑफ मैनेजमेंट याद कर, प्लानिंग, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, उसमें बताएं कि वो सब तो मैनेजर ने करने, और विदाउट those roles hospital may not be able to perform its duties well, या may not be able to deliver services well। पेशेंट्स होगा, इसमें इमरजेंसी सिनेरियोज होंगे, इसके अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंदर इसके अलावा ट्रीटमेंट का वर्ड लाजमी हम यूज करेंगे, और क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ द वर्क को भी
इसके अंदर ही आ जाएगा। फिर नर्सिंग स्टाफ की बात करनी हो या ओवरऑल सीनियर जूनियर मेडिकल, देखो मेडिकल एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, अब मेडिकल एम्प्लॉयज में भी सीनियर और जूनियर आ जाएंगे, तो अलग अलग डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन किसके ज्यादा है। तो आपने सीयू को इवेल्युएट करना था, साइड क्लियर रखनी है, आंसर मिक्स नहीं करना है ना, बहुत एहतियात से आंसर करना है कि एक साइड बनाने मैनेजर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन या दो कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एक्सप्लेन करना। ऑन द अदर साइड लिखे, ऑन द अदर साइड मेडिकल एम्प्लॉइज आर आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंट्रीब्यूट दिस एंड दिस और एक्सप्लेन करते हैं। फिर एंड पे इवैल्यूएशन के साथ जजमेंट बना दें। वैसे इवैल्यूएशन हम हर पैराग्राफ के साथ भी करते हैं इन आंसर, और हम एंड आंसर इवैल्यूएशन भी करते हैं। और फिर आपने जजमेंट देनी है कि आपकी नज़र में दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल हो सकता है, मैनेजर या एम्प्लॉय का। अच्छा उसके बाद आपका नहीं नहीं, 12 मार्क्स एक पेज का ना, आप जितना भी कह रहे हैं सही आंसर बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो अनरियलिस्टिक बात है। हाँ हम ये कहें ना कि मैंने यार 1.5 पेज या 1 पेज फुल है और अगला पेज 75% लेंथ बन रही, फिर हम कहेंगे है थोड़ा, बट स्टिल शायद आपका कंटेंट इतना अच्छा हो, इतना कंडेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव हो, इतनी अच्छी कमाल लैंग्वेज हो उसके अंदर कि एग्जामिनर तो मार्क्स उसमें से निकाल ही नहीं सकता, तो फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर इतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको मजबूरन ज्यादा ही लिखना पड़ता है, और जिसका टाइम मैनेज होता है कोशिश करे ज्यादा ज्यादा ही लिखे। ठीक है, इवैल्यूएशन खासतौर पे इवैल्यूएशन के 6 नंबर है, और हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि इवैल्यूएशन को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा मैं एंड पे करूंगा, बेटा एंड पे क्यों करोगे जबकि नंबर ही उसके 6 हैं, तो साथ साथ करो, साथ पूरे आंसर में लेके चलो और अपने ज्यादा वाले नंबर बचाओ। और इवैल्यूएशन ना सोचने से बनती है, कॉमन सेंस से भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि इस केस में बना दें आप इवैल्यूएशन में, इस केस में ये कह सकते हैं कि इट एंटायरली या इट हाईली डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। पहले हमें ये तो बताया जाए ना, हमें पता हो कि स्पेसिफिक ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। सारे मेडिकल एम्प्लॉय थोड़ी जरूरी है आपके लिए, कोई मेडिकल एम्प्लॉय लेस इंपॉर्टेंट है, कोई डिपार्टमेंट मोर इंपॉर्टेंट है, तो वो उस हिसाब से मैनेज होगा। और सारे मैनेजर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं, देखो ऊपर मैनेजर्स लिखा हुआ है तो मल्टीपल मैनेजर्स है ना, सारे ही जरूरी नहीं है। शायद हॉस्पिटल का ऑपरेशनल मैनेजर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा हो, लेकिन शायद हॉस्पिटल का मार्केटिंग मैनेजर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और शायद उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं कर रहा, ये भी हम कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि बच्चों केस हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल की कौन मार्केटिंग इस तरह से कर रहा होगा, या उसकी मार्केटिंग कितनी ही मैटर करेगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसी में पीपल वुड रश टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल सर्विस उनको देनी है, तो हम कहेंगे उस केस में मार्केटिंग मैनेजर सीम्स टू बी लेस इंपॉर्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर सीम्स टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, या seems to be a good contributor in the business, क्योंकि उसने डे टू डे ऑपरेशंस को देखा, उसके बगैर बिजनेस हॉस्पिटल चलेगा नहीं। हो गया ना इवैल्यूएशन, तो देखो जजमेंट बिल्ड होगी इसके ऊपर। फिर आप कह दें कि ये भी मैटर करता है कि इस हॉस्पिटल का स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना, हमें खाली हॉस्पिटल लिखा हुआ है, स्मॉल लार्ज नहीं लिखा हुआ। अगर ये इट्स अ लार्ज हॉस्पिटल तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इफ इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल तो मेडिकल एम्प्लॉइज भी आपका हॉस्पिटल चला के देखता है, अच्छा मैनेज करता है, तो स्मॉल वर्सेज लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनब समझ आ रहा है यहाँ तक? हमजा इवैल्यूएशन समझ आई है? अभी मैंने कोई मार्किंग स्कीम नहीं खोली, कुछ नहीं किया कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा सा सोचें और अपना आंसर तैयार करना स्टार्ट करें। जैसे कि आप इसमें फिर और कह सकते हो इसके अलावा ओवरऑल रिप्यूट बिजनेस की कैसी है वो भी मैटर करता है, मतलब अगर ऑलरेडी उसकी इमेज बहुत अच्छी है और पेशेंट आ जाते हैं फिर भी और सर्विस डिलीवर हो रही है, तो शायद मैनेजर को हर टाइम ऑन टोज नहीं होना। ऑन टोज का मतलब है हर टाइम एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव का वर्ड यूज कर, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है आपके पास टू एडवांटेजेस टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक ये होता है अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस बाय द वे। और बच्चों सेल एंड लीज बैक ये होता है कि आपने अपना कोई एसेट सेल करना है, मिसाल दे रहा हूँ इधर देखो आप, मुझे लेट्स से मुझे चाहिए 50,000 रुपीज, ठीक है, और मेरे पास ये लैपटॉप है इस वक्त, मैं हमजा से कहता हूँ हमजा ये मैं आपको सेल करता हूँ, ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो 50,000, आ गया मेरे पास। और मैं इससे एग्रीमेंट करवाता हूँ कि आप ना मुझे ये लीज बैक कर दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये लैपटॉप बाद में भी चाहिए, इस वक्त मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मुझे पैसे दे दो, और मेरे साथ ना लीज कर लो 1 साल की, और 1 साल मेरे से पैसे लेते रहो और फिर उसके बाद लैपटॉप मुझे वापस कर दो। जनब समझ आई बात? मतलब मैंने अपनी ही चीज उठाई, हमजा को मैंने सेल किया लैपटॉप 50,000 का, इसने मुझे दे दिया 50,000, उससे मैंने अपनी जरूरत पूरी कर, और मैंने एग्रीमेंट करवाया कि भाई ये खाली सेल नहीं है, ये सेल एंड लीज बैक है, आप मेरे साथ लीज से एग्रीमेंट करो कि मैं आपको हर मंथ 5,000 रुपीज दूंगा और 1 साल तक मैं आपको पैसे दूँ, और 1 साल बाद लैपटॉप मुझे वापस कर। अच्छा इसका फायदा पता है क्या है? अगर मैं इसको 5,000 दूँ ना 1 साल, तो 60,000 तक। इसने मुझे कितना दिया था? 50,000, तो चीज भी मेरी ही है, तो उसने अपने पास रखी,
जिस तरह वो होता है ना गिरवी, हमारे यहाँ पे वर्ड गिरवी का वर्ड चल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी चीज रखवाते हैं, बड़ी अमाउंट पकड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट है, बट समझने की हद तक ठीक है कि आप उसमें ये रखें कि ऑनरशिप आपके पास आ सकती है वापस। तो सेल एंड लीज बैक का वो अग्रीमेंट में लिखा होता है। वो फिर जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है कि अगर मतलब लेट से ये डिवाइस उसके पास है ना, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसे डैमेज कर दी तो वो जिम्मेदार है इसको ठीक करने का। ठीक है। अच्छा, तो ये है सेल एंड लीज बैक। तो कितना यूनिक वे था कि आपने अपनी चीज को रखवाया, पैसे ले लिए, और फिर अपनी पेमेंट कर करके पैसे चीज वापस ले जाए। उसमें क्या है जी, आप सेल एंड लीज बैक कर रहे हैं नॉन करंट एसेट का, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि होता क्या है। बेटा क्वेश्चन क्या है, फायदा क्या है? फायदा क्या है? नंबर वन, रेडिली अवेलेबल अमाउंट। रेडिली अवेलेबल का मतलब फौरन से पैसे मिलते हैं। और या अमाउंट कैन बी रिसीव क्विकली, ये कह सकते हो, अनलेस कि वो चीज़ ही बहुत ऐसी ना हो जिसको सेल करने में टाइम लगे। प्लांट बेचते हैं, मशीन बेचते हैं, फिर टाइम लगेगा उसके लिए। अच्छा, सेकंड बेनिफिट आपके पास हो सकता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करें, नो इंटरेस्ट टू बी पेड। ये तो लीज दे रहे हो ना, आप लीज पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे। करंट लाइबिलिटी खराब नहीं होती आपकी, बिजनेस लेस अट्रैक्टिव नहीं होता उसके सामने, इन्वेस्टर के सामने। तो आप उसमें कह सकते हैं कि सेल एंड लीज बैक इज अ गुड ऑप्शन। अगर तो और हाँ, लेट से डिसएडवांटेज आ जाए, तो आप पहली बात ये करेंगे उसके अंदर कि आपको शायद सिग्निफिकेंट अमाउंट रिसीव ना हो, बहुत बड़ी अमाउंट ना मिले, क्योंकि आप एसेट बेच रहे हैं, एसेट पुराना है आप। तो अगर बैंक लोन आता है तो बड़ी अमाउंट आ जाती है। उसके अलावा आप कह सकते हैं उस टाइम तक जब तक मैंने हमदा को लैपटॉप सेल एंड लीज बैक किया, क्या मैं ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम पे? नहीं कर रहा था, तो शायद मैं इस्तेमाल ना कर सकूँ। ऑल दो इट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ना इसको सेल किया, पेपर इसको दे दिया, डिवाइस मैंने अपने पास रखी, और फिर मैं इसको पेमेंट भी कर रहा हूँ लीज। ऐसा भी हो जाता है, हो सकता है। वैल्यू की एसेट भी ज्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो ओवरऑल एक और बेनिफिट है कि आप एसेट यूज कर सकते हो, अपने पास रखते हो। आप कागज ट्रांसफर किया ना अपने पेपर कि यार अगर मैं तुम्हें पैसे ना वापस कर सकूँ, एसेट ले जाना और बेच देना किसी और को, लेकिन लीज तक मैं एसेट इस्तेमाल खुद भी कर, मैं उसका अपनी ही चीज का रेंट पे कर रहा हूँ वैसे किसी और को। उसके बाद यूज ऑफ बजट्स, मैंने आपसे कल कहा था बजट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बजट्स के ऊपर बात होती भी है। बच्चों, बजट्स कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा जी, कि आपके पास लिखा क्या हुआ है, इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, समझो हमजा कि नहीं, मोस्ट इफेक्टिव, तो हमें बजट के अलावा भी कुछ बताना पड़ सकता है। इफेक्टिव वे टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अ होटल, और वर्ड लिखा हुआ है टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। वो आपसे कहते हैं कि जब आपने बजट इस्तेमाल किया, बजट यूज करना क्या आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है? कैसे? बजट सबको याद है क्या होते हैं? आप पहले से ही बजट एक ना प्रकाशित डेटा तैयार करते हैं पहले से, और मतलब आज बैठ के हम अगले साल का बजट तैयार कर लें कि कैश आउटफ्लोज कितने होंगे, कैश बजट बना लें, कैश आउटफ्लोज कितने होंगे, कैश इनफ्लोज कितने होंगे, और उसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं। साल एंड होगा, और ईयर एंड के ऊपर जो है आपके पास एक्चुअल डेटा आता है। अब है ना, मेरे परफॉर्मेंस को पता है कैसे मॉनिटर कर रहा हूँ या मेजर कर रहा हूँ, कि मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया, कि मैंने बजट बनाया था हमजा जिसके अंदर नेट कैश फ्लो आ रहा था $1,000 प्लस, लेकिन असल में हमारे पास आ गया कि $600 का। तो मतलब $400 की शॉर्टेज आई है मुझे, और मुझे मेरी परफॉर्मेंस शायद अच्छी नहीं मिली है। जिसका मतलब कि आपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर लिया है। होटल के लिए क्या कर सकते हो, कैश बजट, लेबर बजट यूज कर सकते हो, क्योंकि होटल में एम्प्लॉई बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा एक्सपेंसिस वगैरह जो या सेल्स बजट बना सकते हैं। फिर आप कह दें इसके अलावा सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली डे टू डे रूटीन में सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, और सुपरवाइजर चीजों को मैनेज कर रहा हूँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सुपरवाइजर की बात कर सकते हैं। बजट के अलावा हम कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेजेस कर सकते हैं, कि आप अपनी अपनी चीज़ों को इंडस्ट्री के साथ क्लियर करें कि आपका होटल अगर 1 लाख कमा रहा है, तो आपके साथ वाला कितना पैसा कमा रहा है, उसी मंथ अगर सेम साइज है तो भी परफॉर्मेंस मेजर हो सकती है। ठीक है, आपने इस तरह से उसको कुछ और इवेल्युएट करना है कैसे? हाँ, कंपैरिजन करना होता है। अच्छा बच्चों, इवेल्युएट का यहाँ पे ये करना था आपने कि आप ये बताओ ना क्वालिटी ऑफ बजट क्या थी। अगर बजट ही गलत बना दिया, परफॉर्मेंस कुछ और आ गई है, और आप परेशान है कि बजट आउट हो गया, पहले आपको ये सोचना चाहिए बजट इतनी गलत बन गया था कि ये भी मसला है आपका। नंबर टू, बजट मेकिंग बजट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो क्या इतना टाइम है किसी के पास, होटल में मैनेजर के पास, मैनेजमेंट के पास, कि बजट बनाए? या फिर आप सजेस्ट करते और बिजनेस कैन मे बी एम्प्लॉइंग सम टीम्स और अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स टू फॉर्म बजट, बट उसमें कॉस्ट पड़ेगी, सैलरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलो, अब जरा आओ कुछ और
ये हमारा हो गया, 25 खत्म हो गया, 11 12 13, ठीक है। अच्छा इसमें से लेट्स से डायरेक्ट कोई टॉपिक नहीं आता तो बच्चों ये जो सारी हमने एनालिसिस की बातें की हैं ये बहुत सारे और टॉपिक्स में आ सकते हैं। मोटिवेशन की हमने बात की है वो किसी और टॉपिक में आ सकता है। हमने उसके अलावा एथिकल डिसीजंस की बात की है वो किसी और टॉपिक में भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा, और इवेल्युएशन भी रहेंगी। अच्छा, ऑटोक्रेटिक है ना, आप घर से सोच के जाएं डेमोक्रेटिक और पैटर्नलिस्टिक तैयार करो लाजमी, बल्कि मेरे से मिस हो गया, मैंने गेस्ट पेपर में नहीं लिखा शायद। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल याद करके जाओ, नया टॉपिक है अब तक आया, मतलब ज्यादा नहीं आया। पैटर्नलिस्टिक 25 के किसी वेरिएंट में नहीं है, और मेरा ख्याल 24 में भी नहीं, शायद 23 के किसी एक वेरिएंट में। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल होता क्या है? पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल होता है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट्स अ फैमिली लाइक, हाँ फैमिली लाइक स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर जो लीडर है, जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो एक या फादर लाइक रिलेशनशिप, और अगर फीमेल है तो मदर लाइक रिलेशनशिप वहाँ पे अप्लाई करेगी और वैसे लीड करेगी। ठीक है, ये पैटर्नलिस्टिक है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल के बेनिफिट्स, दो बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्या वर्ड, मतलब वर्ड फॉर्मल यूज कर रहे हैं, कूल कूल बोल रहे थे शायद, कूल इन्वायरमेंट नहीं देखा। अच्छा, इसका एक बेनिफिट हम बना देते हैं, एक मिनट आपको नजर से। नंबर वन आप कहते हैं जी, हाई मोटिवेशन। ये जो पॉइंट आसान है वो पहले लिख लें, हाई मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और नंबर टू पर एनालिस्टिक को आप कह रहे हैं, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है वहां से भी देख लें। उसके अलावा आप इसका कह सकते हैं इनोवेशन, मोर इनोवेशन। बेटा जब फैमिली लाइफ रिलेशनशिप चल रहा है, एम्प्लॉइज आर मोटिवेशन और इनोवेशन को भी पैराग्राफ बनाकर उसको हाई मोटिवेशन क्यों? क्योंकि उनके साथ क्योंकि उनके साथ एक फादर टाइप और मदर टाइप, इसकी वजह से बिलोंगिंग बढ़ती है। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में फेडरलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर एम्प्लॉई ज्यादा रिलेट कर पाते हैं विद द सीनियर मैनेजर या मैनेजमेंट, रिजल्टिंग इन हायर मोटिवेशन। फिर उसका इम्पैक्ट बताओ, और वो चीज को है क्या था, दिस इज बिकॉज बना, क्यों है हाईली मोटिवेटेड? बिकॉज दे फील लाइक दे आर एट होम, ये लिख सकते हैं हम, बिकॉज दे फील लाइक दे आर एट होम, बिकॉज दे फील दैट दे शेयर अ बॉन्ड विद देयर मैनेजमेंट, या दे आर मोर क्लोज टू देयर मैनेजमेंट, एंड एज अ रिजल्ट दे विल बी मोर मोटिवेटेड, रिजल्ट लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एट वर्क। और फिर आप आगे एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, इंक्रीज आउटपुट होगी, इंक्रीज आउटपुट के साथ साथ बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ रहा होगा या सेल्स बढ़ी, या अच्छा जब इंक्रीज आउटपुट लिखते हैं ना, तो सेल्स एक वेग पॉइंट है, बहुत क्लियर पॉइंट नहीं है। इंक्रीज आउटपुट के साथ सो ऑर्डर्स, मोर ऑर्डर्स कैन बी टाइमली फुलफिल्ड लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर टाइमली प्रिपेयर हो रहा है ना तो जल्दी फुलफिल भी होगा, उससे फिर आप कह लें कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इस तरह से पॉइंट बना लें, ये नहीं करना कि हर चीज के एंड उठा के सेल्स बिल इंक्रीज ही नहीं करना, पीछे सीक्वेंस लेकर आओ कि कैसे बढ़ रहा है। इनोवेशन, बिकॉज दे आर valued at work, they are considered an important source or important resource in the business, so they are encouraged to give ideas, they are encouraged to give feedbacks, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इनोवेशन बढ़ने की वजह से जनरल क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अलावा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्रिएट होता है, और यूनिक सेलिंग पॉइंट की पूरी ट्रेल आप लोगों को याद होनी चाहिए, तो उसकी वजह से बिजनेस कैन चार्ज प्रीमियम प्राइसेस रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट मार्जिन। ये पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे 24 वाले पेपर में आपके पास लिखा हुआ है जी इंटरनल ग्रोथ पर। अच्छा, ग्रोथ वाले टॉपिक पे आप 8 मार्क क्वेश्चन एक याद कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ, एनालाइज टू एडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ। और फिर आप दो 8 मार्क्स अलग निकाल सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। तो उसका ना एक जैनब शॉर्टकट है बड़ा मजेदार। अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हो एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर चल रहा है, दोनों में चल रहा है। अगर 8 मार्क्स याद करते हो, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ भी बढ़ा रही है बिजनेस, इंटरनल ग्रोथ भी बढ़ा रही है, और आप फाइनल रिजल्ट बता रहे हो तो पूरा आंसर वही वाला बना। लाइक दोनों किस्म की ग्रोथ की वजह से बिजनेस की सेल्स बढ़ रही हो, इंटरनल है या एक्सटर्नल है दोनों, और दोनों किस्म की ग्रोथ की वजह से बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ रहा हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन एक्सपैंड हो रहा होता है, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल नो लॉन्गर बी टेस्टेड एज अ सेपरेट टॉपिक और क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी एनालिसिस का पॉइंट है।
सिलेबस में टॉपिक खत्म हो गया, आउट हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिख सकते हैं। और खास तौर पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बल्क बाइंग पर, जिसको बोलते हैं परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंडली मर्जर, और इसके साथ नोट्स में टॉपिक है होस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली मर्जर एंड होस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली मर्जर होता है जब आप कंपनी के डायरेक्टर्स की मर्जी से बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, उसको फ्रेंडली मर्जर, ठीक है, बिजनेस की मर्जी से। अच्छा, इससे इससे परेशानी हो ना, ये ऑटोमेटिक अंधेरे की वजह से चलता है। तो ये क्लिक नहीं हो रहा, कुछ कुछ चल नहीं रहा, ये ऑटोमेटिक वैसे हो अंधेरे के अंदर, नाइट विजन। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है आपके पास। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में जनक आइडिया है इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है? इंटरनल रिक्रूटमेंट हायरिंग अ पर्सन फ्रॉम विद इन द बिजनेस, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हायरिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, बाहर से आप लेकर आते हैं। ये याद रखना। अच्छा अच्छा, इधर देखो जरा हमजा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर, कौन सा पेपर है? नवंबर 24 पेपर 13। और ये देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर जून 25 पेपर 12। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि दूसरे वेरिएंट के क्वेश्चंस अगले पेपर में फौरन से रिपीट भी हो सकते हैं, ये हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। उसके बाद एक जरा नजर अब इस चीज को देख लो, इसको देख के रोने नहीं लग जाना, परेशानी होना कि क्या हो गया हमारे साथ, कुछ नहीं, ये सारी सिर्फ पेपर का स्टैटिस्टिक है। अगर जिस बच्चे ने पास पेपर किया है ना, तो वो चीज कर चुका है ऑलरेडी, मैं सिर्फ आप मेरे साथ देख रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों पर ट्रस्ट है मुझे, और इसलिए मैंने खुद ही ये काम कर दिया कि चलो मैं ही कर देता हूँ, उन्होंने पढ़ा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है आपके पास कुछ टॉपिक्स ना, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग साथ देख रहे हैं, कोई कलर अच्छा सा ले लेते हैं जो नजर आता है। ये है जी, एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग आपको मिलेगा पेपर में। पेपर इसका जून 24 है, जून 24, और ये पेपर 12 है। लाजमी पढ़ के जा रहे हैं, दो तीन टॉपिक्स मैंने बताया ना जो आप रट्टा लगा के जा रहे हैं, इस मोमेंट पे घर बैठ के याद होता है, समझ आता है या नहीं आता मैटर नहीं करता, याद करें, क्योंकि पेपर में आ जाए तो मुश्किल होगी। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं और फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, समझा? कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को आप इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं सेल्स में से, कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि मैंने कॉस्टिंग करनी कैसे है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे। और जो फुल कॉस्टिंग होती है ना, फुल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग के अंदर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, फिक्स कॉस्ट भी निकाल देते हैं। तो फुल कॉस्टिंग इज अ बिट मोर एक्यूरेट, और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग थोड़ी सी लेस एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही। ये पता है क्या मेथड है? ये कॉस्टिंग के दो मेथड है। आप कॉस्टिंग कैसे करते हो चीजों के, कैसे कॉस्ट निकालोगे कि लेट से मैंने ये कुर्सियां बनाई, टेबल बनाया, मैंने कितना खर्चा किया उसमें? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो फुल कॉस्टिंग कर लो या कंट्रीब्यूशन। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है कि यार फुल कॉस्टिंग इज मोर एक्यूरेट, तो हम हमेशा वो क्यों नहीं करते? पता है क्या मसला मसला उसमें यह है, फिर आपको सारी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेट से आप इस रूम का, इस वक्त इस क्लास रूम का फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं कौन सी है, तो फिर आपको मुश्किल आएगी ना कि पूरी बिल्डिंग में से मैं कैसे फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर एलोकेट करूँ, कहाँ से कॉस्ट निकालूँ कौन सी, मतलब मैं आपसे कहता हूँ बिल्डिंग का रेंट है मिसाल के तौर पे 3 लाख, ठीक है। अब आप बताओ कि इस कमरे में वो फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, मुश्किल है। कैसे बताओगे पूरी बिल्डिंग का इस रूम में कितना खर्चा आ रहा है, मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा कैसे निकालोगे कि इस बिल्डिंग का जो बिजली का बिल है, अगर वो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट आती है, तो इस कमरे पे कितना पड़ रहा है? एक तो ऑप्शन है ना डिवाइड कर लो, लेकिन अब जरा खुद सोचो, ये साथ वाला रूम छोटा रूम है ये, और ये हॉल है, तो इसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, है ना मसला? तो फिर बिजनेस कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालो, वेरिएबल कॉस्ट निकालो। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकले? ये यूटिलिटीज का खर्चा कितना है, प्रोडक्शन का लेबर का खर्चा कितना है, वेजेस कितनी चली गई है, मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ, माइनस कर दो, आगे आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रैक्टिकल है, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मोर इजियर, नंबर वन बेनिफिट, नंबर वन मोर इजियर टू कैलकुलेट, और नंबर टू हेल्प इन प्राइसिंग डिसीजन। फिक्स कॉस्टिंग जो, फुल कॉस्टिंग जो है वो आप कह सकते हो मोर एक्यूरेट, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्लोज टू रियलिटी है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकती है उसकी। अच्छा, उसके अलावा ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, हमने कुछ याद है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन के ऊपर हम कल बात कर रहे हैं। क्या दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसको लिंक क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के साथ लिंक हो जाएगा, या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड के साथ लिंक हो जाएगा, उसके साथ करते हैं, ठीक है। और इधर देखो क्या आ रहा है टॉपिक। अच्छा, इधर देखना है ना, सीआरएम, सीआरएम इधर लिखा हुआ है, और ये सीआरएम किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है।
तो ये आपको दो जगह पे सीआरएम का ही टॉपिक नजर आ रहा है। तो जब हम आपसे कहा गया कि बच्चों अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, पास पेपर कर लो, मेहरबानी करो, अपनी लाइफ आसान करो, हमारी लाइफ आसान करो, पेपर अच्छा करो, उसकी जाहिर है पीछे कोई वजह होती है। और वजह अब मैं आपको निकाल नहीं करी, वैसे पहले भी दिखा बता चुका हूँ कि यार पेपर रिपीट होते हैं, बट दोबारा भी देख रहे हैं आप लोग के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी हमारा सारा पेपर रिपीट हुआ, तो ऐसा कभी भी नहीं। सारा तो होगा नहीं ना, एग्जामिनर तो थोड़ी है, 40 नंबर का पेपर बनाना इतने बड़े सिलेबस, तो उसके पास क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। लेकिन 8 और 12 मार्क में कुछ ना कुछ रेपिटेशन आती है, बार बार आती है, अगली इमीडिएट अटेम्प्ट के अंदर आते हैं। तो पेपर ये करके जाना, पढ़ के जाना आप। अच्छा, फिर आ जाओ मार्केट रिसर्च में। ये मार्केट रिसर्च आप लोग खुद करोगे। वर्क लाइफ बैलेंस गैस पेपर के अंदर लिखा हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस भी आपने लाजमी करना है। वर्क लाइफ बैलेंस का मुझे लगता है इस पेपर में 8 मार्क का क्वेश्चन। अब वो P1 में आता है या P2 में? अच्छा, अभी ना क्योंकि P2 हुआ नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन इस वक्त ओपन है, क्या क्या आ सकता है। जैसे ही P1 निकल जाएगा ना, तो P2 में हमारे पास थोड़ी सी आसानी होगी प्रेडिक्ट करना कि टॉपिक कौन सा आ सकते हैं, मतलब अब ज्यादा चांसेस को। इस वक्त हमारे पास सारा सिलेबस ओपन है, तो वर्क लाइफ बैलेंस शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आके दोनों। अच्छा बच्चों, इस वक्त इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो है नहीं याद करने में। ठीक है, उसमें हम सिर्फ मैं वर्ड बोल सकता हूँ ना, तो वो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चंस इन लॉन्ग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने अगर वो किया तो आप 20 नंबर बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे गलती के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले पक्के कर लो सारे। तरीका उसका भी क्या है, उसमें फिर आप ये करें ना, 22 से लेकर 25 तक के सिर्फ सेक्शन 1 सारे खोल के रखने सामने और डेफिनेशन पढ़ते जाए। जिस पेपर में 2 डेफिनेशन 3 लिखे हैं, एक पढ़, दो दो लफ्ज याद कर, आगे चले जाओ। नजर से गुजरा होगा, एटलीस्ट कोई नंबर स्कोर कर लो। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा हमारा, और इधर क्या लिखा हुआ है, बैरियर टू एंटरप्रेन्योर, और 12 मार्क का क्वेश्चन है, और उसके बाद एग्जामिनर ने शिफ्ट करके इसको एंटरप्रेन्योर के साथ डेट रिडम्पशन चेक किया, टेस्ट किया हुआ है, तो वो भी आपके पास आते हैं। मार्केटिंग में इस दफा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इसको छोड़ के नहीं जाता। प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन, अगर हम थोड़ा सा और फिल्टर करें तो आप उसमें कह सकते हो प्रमोशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशनल मेथड्स के अंदर आपने इंटरनेट वाली मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग लाजमी करनी है, मैंने गेस्ट पेपर में भी लिखा। अगर गेस्ट पेपर भी नहीं करोगे, 23 से 5 भी नहीं करोगे, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है। कर दिया, करवा दिया, बल्कि आप लोग को मिल जगह में भी दिखा भी देगा, शायद मैंने खोला हुआ है। ये है, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, अभी करते हैं इसके बाद। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स, ये देखो हमसा, ये जो टॉपिक है ना, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, बच्चों ये एथिक्स का नहीं है, ये सीएसआर और एथिक्स का मिक्सचर है। लेकिन पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेट सेक्टर होता है बिजनेस, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक सेक्टर के साथ मिक्स नहीं करना। अगर वर्ड सेक्टर लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट का है, और हमारे सिलेबस में पब्लिक सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं। अब इससे आसान बात कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ सेक्टर का वर्ड पढ़ लो ना, अगर पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट का है। उसके अलावा हमारे सिलेबस में हर बिजनेस प्राइवेट है, हर बिजनेस प्राइवेट है, तो आपने गवर्नमेंट के साथ गलती से भी लिख नहीं करना। मतलब ये गलती से करते हैं ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन आ गया और लिख रहे हैं दीज आर द बिजनेसेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे कैन हैव अ लॉट ऑफ फंड्स, गलत क्रॉस रहेगा उसके ऊपर। सिर्फ सेक्टर गवर्नमेंट के साथ देखे जाओ, बाकी गवर्नमेंट का कुछ नहीं है हमारे सिलेबस। उसके बाद एडिड वैल्यू इस दफा हॉट टॉपिक्स में आ रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं एडिड वैल्यू। आसान है यार, इसमें दो ही वेज हैं, इंक्रीज सेलिंग प्राइस, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, बस। और हाँ, थर्ड भी है, इम्प्रूव और इंक्रीज एडवर्टीजमेंट। अगर कोई फंसो, 12 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, थर्ड फैक्टर चाहिए, तो फिर इंक्रीज एडवर्टीजमेंट बनाओ, और वो प्रमोशन के साथ लिंक करके मार्केटिंग मिक्स के साथ बनाओ। मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं। प्लेस वाले के ऊपर होलसेलर का एक कोई शायद सिनेरियो बने, टू टू बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग थ्रू होलसेलर। होलसेलर पता है ना, जो बल्क में आपसे खरीदता है, या रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, कंज्यूमर फाइनल एंड कस्टमर होता है, फाइनल यूजर होता है। काफी ये ना, काफी देर नहीं है हमका, सब वेरिएंट जो लिखे हैं, ये March 24 है। तो हाँ, ये पेपर का सीक्वेंस ऐसे इस वक्त शीट पे ऐसे नजर आ रहा है कि पता नहीं 6-7 साल गुजर गया था, कुछ नहीं है, 1 साल गुजरा है, 1 साल भी नहीं गुजरा बल्कि पूरा। अच्छा, उधर आपके पास फिर हमारे पास एडिड वैल्यू हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने कल करवा दिया है, बेनिफिट्स ऑफ यूनिक सेलिंग पॉइंट मैंने कल आपको करवा दिया है। ये वाली एक क्वेरी है छुपी वैल्यू,
ये एग्जामिनर को ना, कभी कभी एग्जामिनर को की तबीयत खराब होती है तो वो ये वाला क्वेश्चन करता है। मैकलेरेन थ्री नीड्स, याद है ना, नीड फॉर अचीवमेंट वाली, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर एफिलिएशन मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड वाली सोशल नीड है, वैसे एक्सप्लेन कर दो। नीड फॉर पावर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, वैसे एक्सप्लेन कर दो। और नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो एस्टीम नीड्स। आसान आसान करूं, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड तैयार कर दो अच्छे से, कंटेंट के साथ अलग अलग, उसको उठा के इधर लिंक करना। अच्छा वो एक थ्योरी याद है, हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। नहीं नहीं नहीं, थ्योरी एक्सपायर दूसरी है, हर्ट्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर। हर्ट्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स है, उसके अंदर आप लिंक बनाना स्टार्ट करेंगे जी। हाइजीन फैक्टर्स, वो फिर मैस्लो वाली बात ही आती है। हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करते हैं, मोटिवेटर मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। ये दो फर्क याद रखते हैं। ये हर्ट्जबर्ग है, हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग नीड्स वेरी, मैस्लो और टेलर। टेलर थोड़ा सा सेपरेट केस है, करके जाओ लास्ट में। टेलर कहता है सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो वर्कर को मोटिवेट कर सकता है, और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक मैन, हाँ वो टर्म। अच्छा उसके बाद मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग लाजमी बहुत ज़रूरी है, करके जाओ। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया लाजमी करके जाओ। मुझे लगता है सोशल मीडिया के ऊपर भी 8 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है। वो आप लोगों के लिए वैसे भी आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया वाला तो कर ही दोगे ना क्वेश्चन, बस ये ना करना कि पढ़ा 8 मार्क लिखा हुआ है सोशल मीडिया, चलो जी सब अच्छा हो गया, सोशल मीडिया मुझे आता है मैं करता हूँ। ये देख लेना कि 12 मार्क में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये ना ना हो कि उधर ही मारे जो आपका अपना सोशल मीडिया निकल जाए। तो अच्छा सा पहले अगला बी पार्ट भी देखना है क्या होगा, तो उसके साथ करना है। अच्छा कैश फ्लो फोरकास्टिंग देख लो, रिपीट हो रहा है बार बार। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी है। फिर उसके बाद प्राइसिंग। आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्स है, मुझे ये प्रिंट नहीं करवा सको तो एटलीस्ट इसको ना मार्क करना कि मुझे कौन कौन से टॉपिक सही आते हैं। ये शीट पूरी कर लो। अच्छा ये ना सारे पेपर्स नहीं है, ये पेपर्स आपके आपने कहाँ तक करने, सारे नहीं करने फिलहाल। अगर टाइम नहीं है तो कोई कर ले तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा करने वाला, लेकिन आपने एटलीस्ट जून 22 से आगे टॉपिक सारे खत्म सारे। और देखो यार, अभी अभी हमने, मैं कोई चीज़ बताऊं, अभी हमने विद इन 50, बल्कि नहीं, हमने शायद 60-70 मिनट्स के अंदर हमने ये वाला सारा पोर्शन कवर कर दिया। तो अच्छा खासा पोर्शन बना हुआ है, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। तो ऐसा इतना ही पोर्शन नीचे है। तो अगर मैं आपको क्लास में 1 घंटे के अंदर करवा सकता हूँ तो आप घर बैठ के क्यों 4 घंटे में नहीं कर सकते? आसानी से हो जाएगा ना, कवर हो जाएगा। बस उसमें ये नहीं है ना कि सुनाने वाली साइड में कोई नहीं है, तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ रहा है। तो ये इस तरह से होगा। बाकी आप एटलीस्ट 22 से ये देख लो, यहाँ से 22 से अब ऑन रिकॉर्डेड भी कोई देखेगा, इंशाल्लाह भी नहीं है क्लास में, वो बाद में देखेगी। तो ये जून 22 से आपने यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक आपने सारे ऊपर वाले टॉपिक कवर करने। बाकी टाइम बचे, मेरा ख्याल है आज का गोल ये सेट करो कि मैंने ये 22 से सारे टॉपिक खत्म करने हैं। अगले दिन पे फिर नीचे वाले टॉपिक देखो, और उसके बाद गैस पेपर देखो, ठीक है। ये गैस पेपर है, ये इंस्टा पे भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे मेरा ख्याल है पहले हो जाएगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा कि हम शेयर कर चाहिए यार। दोनों इस तरह टॉपिक पहले देख लो, और फिर ये टॉपिक वहां से ढूंढ लो तो स्टेटमेंट क्लियर कौन सा है, तो आपको रेडीमेड वो सारे आउटलाइन मिल जाएगी। पहले ये करना। ग्रीन वालों का मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ब्लैक वालों का मतलब है कि थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। बाकी आपके पास डेफिनेशन है कुछ, अगर आपको कुछ डेफिनेशन ढूंढने में मुश्किल आ रही है, इस मोमेंट पे कह रहा हूँ, गो फॉर चैट जीपीटी। उससे कहो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स की डेफिनेशन, इन इनके ना अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। ये पेपर में ज्यादा आए नहीं है, कौन कौन से आगे हुए मैं बता देता हूँ। वॉलंटरी इनवॉलंटरी आ गया हुआ है, लिक्विडेशन एडमिनिस्ट्रेशन पुराने पेपर में था, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया हुआ है, बाकी टॉपिक नहीं। पैटर्नलिस्टिक मैंने अनकन्वेंशनल में लिखा, लेकिन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये अनकन्वेंशनल का मतलब जो पहले कभी आए नहीं है लेकिन सिलेबस में है, करके जाए कौन सा, ये नोट्स में है, नोट्स में है। एक्सपेक्टेंसी तो ये नोट्स में है। बैलेंस बैलेंस वाली थ्योरी है, बैलेंस और एक्सपेक्टेंसी। ये पहले आप एम्प्लॉय से किसी चीज के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो ऐड करवाओ, अटैच करवाओ। उसके बाद फिर आप क्या करो, उसके बाद आप एम्प्लॉय को उसकी तरफ इनकरेज